बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, मेरी दुआ है आप सब खैरियत से हों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अनीमिया का रिमेनिंग जो सब टाइप्स थी हम वो स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर 3 फिजियोलॉजी हमने स्टार्ट किया हुआ था ब्लड। आज जो होगा हमारे लेक्चर के अंदर वो है व्हाट इज़ न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी अनीमिया, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी अनीमिया एंड व्हाट इज़ एपिलेप्टिक अनीमिया। क्योंकि हम अनीमिया के बारे में इंट्रोडक्शन ले चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर, आज हम जो है उसकी फ़र्दर टाइप्स स्टडी करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था डिक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड बिलो नॉर्मल लेवल इज़ कॉल्ड अनीमिया, या फिर हमने इस तरह इसको समझा था कि अनीमिया इज़ अ कंडीशन इन विच यू लैक इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स टू कैरी एडिक्वेट ऑक्सीजन टू योर ब्लड टिश्यूज़। आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स की तादाद कम हो जाए किसी भी वजह से, या फिर हीमोग्लोबिन का जो लेवल है नॉर्मल लेवल से वो डिक्रीज़ हो जाए, इस कंडीशन को हम अनीमिया कहते हैं। क्योंकि अनीमिया में जब अगर रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा तो आपकी ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट है वो इफ़ेक्ट करेगी, और टिश्यूज़ तक अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, ऑक्सीजन टिश्यूज़ तक नहीं पहुंचेगी तो वो अपना हेल्दी वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में समझ लिया था। देन हमने हीमोलाइटिक एनीमिया के बारे में पढ़ा था एंड सिकल सेल एनीमिया के बारे में भी जाना था। आज हमने जो सीखना है वो है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, न्यूट्रिशनल आपको नाम से ही जाहिर है, जैसे कि न्यूट्रिशन से रिलेट कर रहा है ग़िज़ाइयत। न्यूट्रिशनल जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो ग़िज़ाइयत से रिलेट कर रही होती है, हमारी डाइट से रिलेट कर रही होती है, हमारी फूड से रिलेट कर रही होती है। तो यहाँ पे न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी एनीमिया, इसमें क्या है, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी एनीमिया इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम। इट कैन अकर व्हेन द बॉडी इज़ नॉट एब्जॉर्ब इनफ आयरन, फोलेट और विटामिन B12 फ्रॉम द डाइट। अगर हमारी बॉडी इतना जितनी हमें ज़रूरत है बॉडी को, इतना आयरन या फोलेट या विटामिन B12 डाइट में से जो हम खा रहे हैं, रोज़मर्रा जो हम फूड ले रहे हैं उसमें से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, या तो हमारी डाइट सही नहीं है, या अगर हमारी डाइट सही है तो बॉडी में कोई ऐसा डिफेक्ट है जिसकी वजह से वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, हेल्दी वर्क में लेके नहीं आ पा रही, परफॉर्मेंस में इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया। क्योंकि हमारे न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हैं, वो बेसिक ग़िज़ाई अज्जा हमारी बॉडी को नहीं मिल रहा है जो कि हेल्दी वर्क करने के लिए रिक्वायर हैं बॉडी के टिश्यूज़ को। देन इस कंडीशन को हम कहेंगे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया, और ये बहुत कॉमन है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया हमारे यहाँ पर बहुत कॉमन है कि ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से, मुतवाज़िन ग़िज़ा ना लेने की वजह से जो है आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, या फिर आप ये कह सकते हैं विटामिन्स की कमी होने की वजह से हमारे RBCs जो हैं सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, उनकी डेवलपमेंट सही नहीं हो रही थी, या उनकी फॉर्मेशन सही नहीं हो रही होती। न्यूट्रिशनल अनीमिया इज़ कास्ड बाय अ लैक ऑफ आयरन, protein, vitamin B12 and other vitamins and minerals that needed for the formation of hemoglobin. Means nutritional anemia is caused by a lack of iron, protein, vitamin B12 and other vitamins and minerals that needed for the formation of hemoglobin. न्यूट्रिशन अनीमिया में क्या होता है, किस वजह से होता है कि आपके जो आप डाइट ले रहे हैं, या तो आप आयरन पूरी तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, प्रोटीन्स, विटामिन B12 और मिनरल्स आपकी बॉडी को मुकम्मल तौर पे नहीं मिल रहे जितनी कि उसके नॉर्मल लेवल के हिसाब से मिलने चाहिए, या हीमोग्लोबिन बनने के लिए जितने विटामिन्स और प्रोटीन एंड आयरन की ज़रूरत है वो उसकी रिक्वायरमेंट से कम है। इस सिचुएशन में आपको न्यूट्रिशनल अनीमिया हो सकता है। ये बेसिक काजेज़ हैं न्यूट्रिशनल अनीमिया के कि लैक ऑफ आयरन की कमी है, प्रोटीन की कमी है आपकी बॉडी में, या विटामिन B12 की कमी है, डिफरेंट किस्म की मिनरल्स की कमी है जो कि हीमोग्लोबिन के बनने के लिए ज़रूरी थी। देन नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें, न्यूट्रिशनल अनीमिया हैज़ मैनी डिफरेंट काजेज़, इच आइदर न्यूट्रिशनल और नॉन न्यूट्रिशनल। अब अनीमिया, न्यूट्रिशनल अनीमिया के डिफरेंट काजेज़ हो सकते हैं। वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, यानी कि आपके बेसिक न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में सही तरीके से नहीं है, या फिर वो नॉन न्यूट्रिशनल भी हो सकता है कि आपकी ग़िज़ा तो सही है, आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, लेकिन किसी वजह से उस हेल्दी डाइट से बेसिक न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। न्यूट्रिशनल ये हो सकता है कि आप जो फूड ले रहे हो वो ही
उसी में ही उन ग़िज़ाई अज्जा की, उन न्यूट्रिएंट्स की कमी है, आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे। ये हो गया न्यूट्रिशन काज। लेकिन नॉन न्यूट्रिशन में क्या है कि आपने हेल्दी डाइट तो ली है, आप बैलेंस डाइट तो ले रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर इंटरनली कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप उस हेल्दी डाइट से न्यूट्रिशन आपकी बॉडी नहीं ले पा रही और बॉडी में क्रिएटिव वर्क के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रही। न्यूट्रिशनल काजेज़ आर वाइटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशन काजेज़ में क्या हो सकता है, वाइटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं कि आपकी जो फूड है उसके वो प्रॉपर नहीं है, इसलिए आपको वाइटामिन एंड मिनरल की डेफिशिएंसी हो गई है। एंड नॉन न्यूट्रिशनल काजेज़ कैन बी इन्फेक्शन, या फिर नॉन न्यूट्रिशनल में होगा कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, आपको कोई स्टमक का मसला है, आपको कोई लीवर का मसला है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो सही तरीके से फूड में से, आपकी डाइट में से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। द नंबर वन काज ऑफ दिस टाइप ऑफ अनीमिया हाउएवर इज आयरन डिफिशिएंसी। इसमें जो बेसिक जो काज होता है अमूमन न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी अनीमिया के अंदर, वो आयरन डिफिशिएंसी है। आपने बहुत से सुना होगा कि आयरन की कमी है, अमूमन जो है हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है आयरन की कमी की, या हम कहते हैं फौलाद की कमी है बॉडी के अंदर। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अनीमिया इज़ आ फॉलो: आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, प्रोटीन डेफिशिएंसी अनीमिया, पर्नीशियस अनीमिया या मेगलोब्लास्टिक अनीमिया। यहाँ पर्नीशियस अनीमिया में विटामिन B12 डिफिशिएंसी होती है, मेगलोब्लास्टिक अनीमिया में फॉलिक एसिड एंड विटामिन B9 डिफिशिएंसी अनीमिया भी कहा जाता है। इनके दो नाम हैं, मीन्स इनके आगे डिटेल हम पढ़ेंगे। अमूमन क्या होता है जब एनीमिया होता है एंड न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी अनीमिया होता है, तो कौन कौन सी सिम्टम्स, साइन या सिम्टम्स शो हो रही होती है? लाइक पुअर कंसंट्रेशन हो जाती है, आपकी स्किन पेल हो जाती है, कलर आपका यानी कि पिलाहट सी आ जाती है, आप थके थके रहते हो, फटीग होती है, वीकनेस आपको फील होती है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिससे ज़ाहिर हो रहा होता है आप एनेमिक हैं या आपके अंदर डिफिशिएंसी हो रही है किसी की चीज़ की, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी हो रही है। आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी अनीमिया की ही एक सब टाइप है, आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया। आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया को हम किस तरह लेंगे? एज अ नेम इम्पल्स, आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया इज़ ड्यू टू इनसफिशेंट आयरन। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि आपकी बॉडी को ज़रूरत के हिसाब से आयरन मैसर नहीं आ रहा, ठीक है, और विदाउट इनफ आयरन, या फिर आयरन की कमी हो गई है आपकी बॉडी के अंदर, तो इसे हम कहेंगे आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया, ठीक है। या हम कह सकते हैं आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया इज़ अ कॉमन अनीमिया caused by insufficient dietary intake and absorption of iron। क्या वजूहात हो सकती हैं आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया की? कि आपकी जो डाइट है उसमें आपको प्रॉपर आयरन नहीं मिल रहा, या फिर आपकी बॉडी उस आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही डाइट से। मैंने कहा था ना, दो वजूहात हो सकती है, न्यूट्रिशनल नॉन न्यूट्रिशनल। या तो आपको बैलेंस डाइट मिल नहीं रही, या फिर आपकी बॉडी उस बैलेंस डाइट से न्यूट्रिशन नहीं ले पा रही। देन काजेज़ ऑफ आयरन डिफिशिएंसी को फर्दर यहाँ पे डिवाइड किया गया है। कौन कौन से काजेज़ हैं? इंक्रीज्ड आयरन रिक्वायरमेंट और हीमेटोक्राइसिस, या तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है आयरन इस्तेमाल करने की। बहुत सी ऐसी वजूहात हो सकती हैं जिसमें आयरन की रिक्वायरमेंट आम रूटीन से बढ़ जाती है। लाइक ग्रोथ, जब ग्रोथ हो रही होती है किसी भी पर्सन की, उस वक्त आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए होती है, ज़्यादा आयरन आपको चाहिए होता है, क्योंकि आपकी ग्रोथ प्रोसेस चल रहा होता है। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के दौरान में, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो है मदर के साथ साथ फीटस को भी ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन की, एंड लैक्टेशन के दौरान भी, जब बच्चा फीडिंग पे होता है, मिल्क फीडिंग पे होता है, देन उस वक्त भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए अमूमन अगर न्यूट्रिशन आपकी पूरी नहीं है, या आप पहले जैसी रूटीन की न्यूट्रिशन ले रहे हैं, देन डिफिशिएंसी हो सकती है। एथ्रोपोएटिन थेरेपी के दौरान भी आयरन डिफिशिएंसी हो सकती है। इंक्रीज आयरन एंड लॉस ब्लड, अगर किसी वजह से आपके बॉडी से ब्लड ज़ाया हुआ है, उस सूरत में भी आयरन डिफिशिएंसी हो सकती है। लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टिनियल ट्रैक, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक या रिस्पायरेटरी ट्रैक, ब्लड डोनेशन, फेलेबोटोमी एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीकाइमा वेरिया। ये डिफरेंट किस्म की कंडीशंस हैं जिसके अंदर हो सकता है GIT ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से ब्लड लॉस हुआ हो, या फिर ब्लड डोनेशन आपने दिया हो, या किसी और प्रॉब्लम की वजह से
होता है ना, खासा किसी ट्रॉमा या एक्सीडेंट की सिचुएशन भी हो सकती है। उस सिचुएशन में अगर आप ब्लड लॉस हुआ है तो उस वक्त भी आयरन डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो सकती है। बहुत ज़्यादा ब्लड बह चुका होता है तो उसको रिकवर करने में टाइम लगता है, देन उस वक्त आप आयरन डिफिशिएंट हो सकते हैं। एक और काज भी है डिक्रीज्ड आयरन इनटेक और एब्जॉर्प्शन, जो कि मोस्ट कॉमन होता है कि आपने आयरन की उतनी तादाद ली ही नहीं जितनी आपको लेनी चाहिए थी, या फिर आपकी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी ने वो एब्जॉर्ब नहीं की। डाइटरी इनसफिशेंट और बायो अवेलेबल आयरन, यानी कि हो सकता है आपकी जो डाइट है वो ठीक नहीं है, उसकी वजह से आयरन डिफिशिएंसी हो रही है, या फिर इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, या फिर आपका आयरन बॉडी में जज्ब नहीं हो पा रहा है, बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। क्या वजूहत हो सकती हैं बॉडी का आयरन को एब्जॉर्ब ना करने की? हो सकता है आपके इंटेस्टिनियल कोई प्रॉब्लम हो, आपको इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो, या गैस्ट्रिक सर्जरी हुई हो, आपकी स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। इन सिचुएशन में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। या फिर एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो, बॉडी के अंदर कहीं इन्फ्लेमेशन है, लाइक लीवर इन्फ्लेमेशन है, या फिर पेशेंट सिरोटिक है, इस तरह की सिचुएशन के अंदर भी आयरन डिफिशिएंसी हो सकती है। जैसे कि आपके बॉडी में अगर ब्लड लॉस हो गया है, डिक्रीज इनटेक ऑफ आयरन है, पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंक्रीज डिमांड फॉर आयरन इन कंडीशन लाइक ग्रोथ एंड प्रेगनेंसी, ये वो मेन काजेज़ हैं जो कि आयरन डिफिशिएंसी के हो सकते हैं। देन नेक्स्ट उसमें देखेंगे हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का। देखें यहाँ पे आरबीसीज़ हैं, किस तरह आयरन इफ़ेक्ट कर रहा है। आरबीसीज़ हैं, आरबीसीज़ में मैंने आपको बताया था 4 हीम मौजूद होते हैं। हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में हीम मौजूद होता है जिसमें ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड हो जाते हैं आयरन के साथ, देन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है और तमाम टिश्यूज़ को प्रोवाइड होती है ऑक्सीजन। इस तरह बॉडी में तमाम टिश्यूज़ को इस तरह ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है। आयरन का काम करता है, आयरन ऑक्सीजन को बाइंड करता है। हीमोग्लोबिन के अंदर हीम होता है, उसमें आयरन होता है और आयरन ऑक्सीजन को बाइंड करता है। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोटीन हीमोग्लोबिन डिलीवर करता है ऑक्सीजन को जहाँ भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है उन टिश्यूज़ तक। अगर ये आयरन ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी आपकी टिश्यूज़ को प्रॉपर नहीं पहुँचेगी। जब ऑक्सीजन आपके टिश्यूज़ को प्रॉपर नहीं पहुँचेगी तो हमारी हेल्दी एक्टिविटीज़ जो है बॉडी की वो रुक जाएंगी और यह मुतासिर होंगी, हमारी ग्रोथ मुतासिर होगी, हम प्रॉपर तरीके से कोई भी काम से अंजाम नहीं दे पाएंगे। प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये एक और टाइप है प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया, इज़ आल्सो कॉल्ड hyperproliferative anemia and may even develop in people with chronic liver disease, chronic kidney disease and low function thyroid। किन के अंदर होता है ये? अमूमन जिनको कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज़ होती है, लाइक लीवर की कोई प्रॉब्लम है या किडनी की कोई प्रॉब्लम है या थायराइड कोई प्रॉब्लम है, उस सिचुएशन में प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है कि प्रोटीन आपकी बॉडी को सही नहीं मिल पा रहा। हम इससे पहले हमने देखा था कि आयरन सही नहीं मिल पा रहा था, आयरन डिफिशिएंसी की वजह से था। यहाँ पे प्रोटीन, बहुत से प्रोटीन हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसकी फॉर्मेशन में मदद दे रहे होते हैं, इसलिए प्रोटीन की डिफिशिएंसी भी एनीमिया काज कर सकती है। ड्यू टू इन डिफिशिएंसी ऑफ एनीमिया सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ रिड्यूस। क्या होगा? अगर प्रोटीन की डिफिशिएंसी होगी तो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस कम हो जाएगी। एंड लो प्रोटीन इनटेक विल काज लिमिटेड हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन विच लीड टू एनीमिया। अगर हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन कम होगी तो आप एनीमिया की तरफ जा सकते हैं, आपको एनीमिया हो सकता है। हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ रिड्यूस, द नंबर ऑफ RBCs आर रिड्यूस्ड और द RBCs आर मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, यानी RBCs आर लार्ज इन साइज एंड लेस कलर्ड। ये भी हो सकता है प्रोटीन डिफिशिएंसी में कि मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया भी हो सकता है। जैसे हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था कि इसमें होता है लार्ज इन साइज़ हो जाते हैं RBCs और उनका कलर जो है थोड़ा लेस हो जाता है नॉर्मल से। तो ये सिचुएशन भी प्रोटीन डिफिशिएंसी में हो सकती है। लेकिन इन शॉर्ट होता क्या है? ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ रिड्यूस, दैट्स वाई द प्रोटीन डिफिशिएंसी एनीमिया इज़। यहाँ पे देखिए प्रोटीन डिफिशिएंसी एनीमिया का फ्लो दिखाया गया है, किस तरह डाइटरी
जो है इनटेक ऑफ प्रोटीन डिक्रीज़ हुआ है। सबसे पहले आपकी खुराक में अगर प्रोटीन प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, और देन वो डिक्रीज़ कर देगा, डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द किडनी, जिसकी वजह से इम्पेयर प्रोडक्शन होगी एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन के। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो है वो मदद देता है आरबीसीज़ के बनने में। डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज़ सेल, रेड ब्लड सेल्स। होगा क्या, जब हार्मोन कम होगी आरबीसीज़ को बनाने वाली, तो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज़ भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आप अनीमिया की तरफ चले जाएंगे। जब आरबीसीज़ की तादाद आपकी बॉडी में कम होगी तो हमने पढ़ा था डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसीज़ लीड्स टू अनीमिया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में पर्नीशियस अनीमिया के बारे में बताया गया है। पर्नीशियस अनीमिया को हम जो हैं विटामिन B12 डिफिशिएंसी अनीमिया भी कहते हैं। विटामिन B12 डिफिशिएंसी अनीमिया भी इसी की एक टाइप है। इसमें देखिए, पर्नीशियस अनीमिया इज़ अ डिफिशिएंसी इन रेड ब्लड सेल्स कास्ड बाय लैक ऑफ विटामिन B12 इन द ब्लड। किस वजह से होता है पर्नीशियस अनीमिया, जो है डिफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स है, लेकिन किस वजह से डिफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स है कि विटामिन B12 की कमी हो गई है। विटामिन B12 की कमी होने की वजह से आरबीसीज़ के नंबर ऑफ आरबीसीज़ में कमी आई है बॉडी में, देन उस अनीमिया को हम कहेंगे पर्नीशियस अनीमिया। पर्नीशियस अनीमिया इज़ defined as the type of vitamin B12 deficiency that result from the impaired uptake of vitamin B12 due to the lack of substance known as the intrinsic factor। इसमें दो चीज़ें अहम हैं, आपकी डाइट के अंदर B12 इनटेक जो है प्रॉपर नहीं है, या फिर lack of substance known as the intrinsic factor। इंट्रेंसिक फैक्टर जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है, वो सही नहीं है। वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस बाय द स्टमक लाइनिंग। स्टमक लाइनिंग में इंट्रेंसिक फैक्टर होते हैं। दर हकीकत इंट्रेंसिक फैक्टर क्या है, स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जो कि इंटेस्टाइन में B12 को, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब होने में मदद दे रही होती हैं। इंट्रेंसिक फैक्टर कहाँ पे मौजूद होती हैं, आपके स्टमक में सेल्स में से कुछ इस तरह की प्रोटीन रिलीज़ होती हैं स्टमक के सेल में से, जो कि इंटेस्टाइन में विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में मदद दे रही होती है। अगर इसकी कमी हो गई है तो क्या होगा, आपकी बॉडी में विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा। विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आरबीसीज़ के जो है ना प्रोडक्शन, उसमें प्रॉब्लम होगी। देखिए यहाँ पे स्टमक दिखाया गया है। स्टमक के डिफरेंट पार्ट्स से हमने पढ़े भी थे एनाटमी में, फंडस, बॉडी एंड डिडेनियम। इसके अंदर विटामिन, अगर इंट्रेंसिक फैक्टर सही काम नहीं कर रहा, जैसे यहाँ पे ये एरोज दिखाए गए हैं और उन पे फिर क्रॉस दिखाया गया है, लैक ऑफ इंट्रेंसिक फैक्टर लिखा हुआ है। अगर इसमें इंट्रेंसिक फैक्टर सही काम नहीं कर रहा, देन क्या होगा, विटामिन B12 जो है वो सही तरह एब्जॉर्ब नहीं होगा। विटामिन B एब्जॉर्ब नहीं होगा, B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, देन हम पर्नीशियस अनीमिया की तरफ चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक साइकिल दिखाया गया है पर्नीशियस अनीमिया का। इंट्रेंसिक फैक्टर है, अगर उसकी डिफिशिएंसी होगी, जो कि रिक्वायरमेंट है हमारे B12 की एब्जॉर्प्शन की, अगर उसमें डिफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, वो एब्जॉर्ब सही नहीं होगा B12, विटामिन B12, और हमें पर्नीशियस अनीमिया होने का चांस बढ़ जाएगा। मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया। मैग्लोब्लास्टिक नाम से जाहिर है, मैग्लो का मतलब होता है लार्ज, बड़ा, ठीक है। हम ये कह सकते हैं मेगा मीन्स, मेगा हम कहते हैं ना मेगा, तो उसका मतलब होता है लार्ज, एंड ब्लास्टिक इट इज़ टेकन फ्रॉम एरेथ्रोब्लास्ट सेल्स, राइट। तो क्या होगा, मैग्लोब्लास्टिक इज़ नेम्ड ड्यू टू लार्ज शेप एरेथ्रोब्लास्ट सेल्स फॉर्मेशन। एरेथ्रोब्लास्ट आर द इमेच्योर एरेथ्रोसाइट्स कंटेनिंग न्यूक्लियस। ये हमने जो है ना पहले एनाटॉमी में भी इसका जिक्र आया था। वैसे देन हम क्या कह सकते हैं, मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया क्या चीज़ है, इट इज़ अ कंडीशन इन विच द बोन मैरो प्रोड्यूस अनयूजुअल लार्ज स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल एंड इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स। ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपके जो बोन मैरो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं आरबीसीज़, वो जो उसकी रेंज है प्रॉपर नॉर्मल जो साइज़ है उससे बड़े होते हैं, और स्ट्रक्चरली वो एबनॉर्मल होते हैं। इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स भी हो सकते हैं, लाइक मैग्लोब्लास्ट मतलब इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स भी हो सकते हैं।
अगर इस तरह के रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि साइज़ में बड़े हैं, स्ट्रक्चरली भी नॉर्मल नहीं है या इमेच्योर हैं, देन वो अपनी परफॉर्मेंस सही नहीं दे पाएंगे, वो इस तरह वर्क नहीं पाएंगे, उनके फंक्शन के अंदर जो है कमी आ जाएगी या वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे। इस सिचुएशन में भी आप एनीमिया हो सकता है आपको। इट इज़ आल्सो नोन एज फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी एनीमिया। इसको हम एक और नाम भी दिया गया है, वो है फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी एनीमिया। मीन्स इसमें फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है। फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 डिफिशिएंसीज आर द लीडिंग काज ऑफ मैक्रोब्लास्टिक एनीमिया। या तो फॉलिक एसिड की कमी होगी या फिर विटामिन B12 की कमी होगी। ये दो काजेज़ हैं मैक्रोब्लास्टिक एनीमिया के। देन आप आगे देखें, आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या है भला, यहाँ पे दिखाया गया है मैक्रोब्लास्टिक एनीमिया मैक्रोसाइटिक एनीमिया की तरफ ज़्यादा है, जो कि इसमें क्या होगा, डिफेक्टिव न्यूक्लियर मैच्योरेशन कास्ड बाय इम्पेयर्ड DNA सिंथेसिस। ओके, डिफेक्टिव न्यूक्लियर मैच्योरेशन होगा जो कि कास्ड बाय इम्पेयर्ड DNA सिंथेसिस होगा। हम कहते हैं DNA सिंथेसिस आल्सो डिफेक्टेड सो द न्यूक्लियस रिमेन्स इमेच्योर एंड RBCs जो हैं इमेच्योर जो है फॉर्मेशन हो सकती है इसकी वजह से। नॉर्मल सेल देखिए तस्वीर में, नॉर्मल सेल का साइज़ एंड मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया सेल का साइज़ दोनों में डिफरेंस आ जाता है। मैग्लोब्लास्टिक का साइज़ बड़ा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सेल से। यहाँ तस्वीर में दिखाया गया है इसको, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। देन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किसकी वजह से ये डिफिशिएंसी हुई है, B12 एंड फॉलिक एसिड की डिफिशिएंसी की वजह से मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। एप्लेस्टिक एनीमिया, एप्लेस्टिक एनीमिया के अंदर क्या है, एप्लेस्टिक एनीमिया इज ड्यू टू द डिसऑर्डर ऑफ रेड बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम हो गया। अब तक हमने जो पढ़ा था वो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज थी। अब उसमें विटामिन की डिफिशिएंसी थी, विटामिन B12 की डिफिशिएंसी थी, या फिर जो है ना, अगर हम आ जाते हैं फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी की तरफ, वो भी न्यूट्रिशनल से रिलेट कर रही है। विटामिन B12 की डिफिशिएंसी या आयरन की डिफिशिएंसी, तो वो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी से रिलेटेड अनीमिया आते हैं। लेकिन एप्लेस्टिक अनीमिया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोन मैरो में प्रॉब्लम हो सकता है कोई। एप्लेस्टिक अनीमिया इज़ ड्यू टू द डिसऑर्डर ऑफ रेड बोन मैरो। द रेड बोन मैरो रिड्यूस द एंड रिप्लेस्ड बाय द फैटिक टिश्यूज़ हो सकते हैं, या मैं आपको इसकी डिटेल बताती हूँ भी क्या होगा, लेकिन पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एप्लेस्टिक अनीमिया इज़ अ डिजीज़ इन विच all three cells line, red blood cells, white blood cells and platelets in a bone marrow are destroyed or absent. एप्लेस्टिक एनीमिया में क्या होता है, एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर ब्लड के जो सेल्स हैं, जो सेलुलर पार्ट है, जो सेल ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, वो बोन मैरो में ही क्रिएट हो रहे होते हैं। बोन मैरो में स्टीम सेल्स होते हैं, उनके ज़रिए प्लेटिलेट्स भी, वाइट ब्लड सेल्स भी एंड रेड ब्लड सेल्स भी बनते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे कोई डिफेक्ट हो गया है तो क्या होगा, इन अ बोन मैरो आर डिस्ट्रॉयड और एब्सेंट। एप्लेस्टिक एनीमिया में क्या होता है, इज़ अ डिजीज़ इन विच 3 सेल लाइन्स इन अ बोन मैरो आर डिस्ट्रॉयड और एब्सेंट। ये जो सेल्स हैं, ब्लड के जो सेल्स हैं, ये बोन मैरो में या तो डिस्ट्रॉय होंगे सही या फिर एब्सेंट होंगे। एप्लेस्टिक एनीमिया काज द डिफिशिएंसी ऑफ ऑल ब्लड सेल्स टाइप, RBCs या रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटिलेट्स। इनमें अमूमन क्या होता है, तमाम सेल्स की डिफिशिएंसी हो रही होती है। ना सिर्फ RBCs ही कम नहीं हो रहे थे तादाद में, बल्कि WBCs भी कम हो रहे होते हैं, प्लेटिलेट्स भी कम हो रहे होते हैं एप्लेस्टिक एनीमिया में। देखिए यहाँ पे तस्वीर में बोन मैरो में से क्रॉस दिखाया गया है कि मीन्स ल्यूकीमिया मीन वाइट ब्लड सेल्स की डिफिशिएंसी भी हो रही है, साथ में एप्लेस्टिक एनीमिया मीन्स यहाँ पे जाके RBCs की भी कमी हो रही है। सही है, देखिए बोन मैरो दिखाया गया है। बोन मैरो, नॉर्मल बोन मैरो मेक्स द ब्लड सेल्स नीडेड टू कीप द बॉडी हेल्दी। नॉर्मल ब्लड मैरो में वो तमाम सेल्स बनेंगे जो कि हेल्दी बॉडी में ब्लड के अंदर बन रहे होते हैं। बोन है यहाँ पे दिखाई, बोन मैरो दिखाया गया। देन फॉर्मिंग ऑफ ब्लड सेल्स, जबकि सेकंड पोर्शन के अंदर होता क्या है कि देखें, पहले वाले पोर्शन के अंदर बोन के जो है दरमियान में रेड कलर दिखाया गया है बोन मैरो को, लेकिन सेकंड वाली जो तस्वीर है उसके अंदर वो रेड कलर येलोइश कलर के अंदर चेंज हो गया है। क्योंकि होता ये है कि रेड बोन मैरो रिड्यूस्ड एंड रिप्लेस्ड बाय फैटी टिश्यूज़।
जो रेड बोन मैरो है वो रिप्लेस्ड हो जाता है फैटी टिश्यूज़ से। अगर ये एक वजह हो सकती है, अगर फैटी टिश्यूज़ से वो फैट के टिश्यू से रिप्लेस्ड हो गया आपका रेड बोन मैरो, देन जो है फॉर्मेशन ऑफ ये सेल्स मुतासर हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्यू ब्लड सेल्स बनेंगे एज़ कम्पेयर टू रेड बोन मैरो की निस्बत। अगर फैटी टिश्यूज़ रिप्लेस्ड हो गए इन बोन मैरो से, रेड बोन मैरो से, दैन तादाद में कमी आ जाएगी ब्लड सेल्स के बनने में। विद एपिलेस्टिक एनीमिया द बोन मैरो मेक्स अ फ्यू हेल्दी ब्लड सेल्स, इसके नीचे लिखा हुआ है। एपिलेस्टिक एनीमिया के बारे में देखें, नेक्स्ट एक थर्ड वाली पिक भी दिखाई गई जिसमें बोन मैरो दिखाया गया है। इसमें ये कौन से डिफेक्ट आता है, डिफेक्ट ये आता है, देखें क्रॉस डिफेक्ट जाहिर करा है कि प्लेटिलेट्स भी सही नहीं बन रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स भी सही नहीं बन रहे हैं, और WBCs वाइट ब्लड सेल्स भी सही नहीं बन रहे हैं। इनकी डेफिशिएंसी हो गई है बॉडी के अंदर अगर ये सही नहीं बन रहे हैं। सही क्यों नहीं बन रहे? हो सकता है कि बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम हो, फैटी टिश्यूज़ ने रिप्लेस हो गए हों रेड बोन मैरो की बजाय, जिसकी वजह से सही तरह वो ब्लड सेल्स नहीं बना पा रहा। देन कुछ और कंडीशंस भी हो सकती हैं, लाइक बोन मैरो डिसऑर्डर अकर्स इन डिफरेंट कंडीशंस, लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरेज एंड गैमा रेडिएशंस के एक्सपोजर के अंदर ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ एक्सरेज एंड गैमा रेडिएशंस हैं, उसकी वजह से भी आपका बोन मैरो डिफेक्ट कर सकता है। या प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन्स या कोई गोल्ड सार्स बेंजीन्स, कुछ केमिकली भी ऐसे हैं जो आपके बोन मैरो पे इफेक्ट कर सकते हैं, या बैक्टीरियल टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस में ऐसा होता है अमूमन, वायरल इन्फेक्शन कोई है, हेपेटाइटिस या HIV, जिसकी वजह से आपको जो है ना इसकी प्रोडक्शन में डिफेक्ट आ रहा है। इस वजह से एपिलेस्टिक एनीमिया का ये काजेज़ भी हो सकते हैं कि बोन मैरो किस तरह डिफेक्ट कर रहा है। ये सिम्टम्स हैं कुछ जो कि अमूमन एनीमिया में होती हैं, जस्ट लाइक फीलिंग वीक एंड टायर्ड ऑल ऑफ टाइम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, कि आप हर वक्त फीलिंग वीक एंड टायर्ड ऑल द टाइम, आप हर वक्त थके थके रहते हैं, आपको थकावट महसूस होती है, आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है, या इंक्रीज सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, आप किसी इन्फेक्शन के शिकार हैं, जल्दी से इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं, या फिर क्योंकि आपकी इम्यूनिटी भी वहाँ पे जो है थोड़ी सी सफ़र कर रही है। कोल्ड हैंड्स एंड फीट, अगर कोल्ड हैंड एंड फीट हैं देन ये भी एक सिम्टम है। तो आपकी आँख के यहाँ पे आप देखेंगे कि साइन नज़र आ जाएगा। एंड टीका मीन्स आप कोई भी चीज़ आपको खाते हैं, लाइक पेपर, या बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा बच्चे मिट्टी खा रहे होते हैं, रेत खा रहे होते हैं, पत्थर खा रहे होंगे, इस तरह की चीज़ें जो न्यूट्रिशनल कोई वैल्यू नहीं रखती और आप वो खाने लग जाते हैं, तो ये पेका, ये भी एक साइन होता है डिफिशेंसी का। ये डिफरेंट किस्म के साइन हैं जो कि न्यूट्रिशन डिफिशेंसी के हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्रॉनिक डिजीज़ भी होती हैं जिसकी वजह से अनीमिया होता है। इसे कहते हैं अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं कि कोई पुरानी बीमारी है और उसकी वजह से आपको अनीमिया हुआ है। आपको कैंसर है या खुदा ना खास्ता अगर किसी पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, लीवर सिरोसिस है, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन है, HIV या हेपेटाइटिस का कोई शिकार पेशेंट है, उसको भी ये अनीमिया हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो है बोन मैरो में डिफेक्ट भी किसी ना किसी बीमारी की वजह से होगा, उस तरह की उसको हम अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ कहेंगे। सिम्टम्स में क्या होगा, वीकनेस ऑफ आप टायर्ड फील करेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब कि सांस लेने में आपको तकलीफ़ होगी, या फिर आप जो है वो चीज़ें भी खाने लगते हैं जो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई वैल्यू नहीं रखती। ब्लड डिफिशेंसी के साइन जैसे कि मैंने आपको बताए हैं अभी, इसे डिफरेंट किस्म दिखाएंगे। ड्राई आइज़ है, आपको बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपको धुंधला नज़र आने लग जाता है। ड्राई हेयर लॉस हो जाते हैं, या फिर आपके नाखून के टेक्सचर चेंज हो जाता है। इसके अलावा मेंटली फटीग, मसल्स क्रम्प्स हो सकते हैं, आपका जो कम्प्लेक्शन है वो पेल हो सकता है। जब आप जो है थोड़ा सा काम करते हैं आपको थकावट महसूस होती है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ में ये होता है अमूमन यू मे बी नोटिस्ड सिम्टम्स ऑफ अनीमिया लाइक फीलिंग वीक, हेडेक, सर का दर्द भी हो सकता है, आपकी जो रंगत है वो पिलाहट आ सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये क्रॉनिक अनीमिया ऑफ डिजीज़ की भी सिम्टम्स हैं। ये आपकी असाइनमेंट है एक जो कि आपने करनी है, डिफरेंट
डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एप्लेस्टिक एंड सिकल सेल एनीमिया, पर्नीशियस एंड मैक्रोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डिफिशिएंसी एंड पर्नीशियस एनीमिया। ये आप डिफरेंट जो है टाइप्स हैं एनीमिया की, इनको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था, लाइन लगाकर एक साइड पे एप्लास्टिक, दूसरी साइड पे सिकल सेल एनीमिया लिखेंगे, या पर्नीशियस मैक्रोब्लास्टिक एनीमिया लिखेंगे। इस तरह लाइन लगाकर फिर आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। वैसे आपकी बुक में भी बहुत सी जो है टाइप्स को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो, लेकिन ये आपकी असाइनमेंट है, ये आप अपनी नोटबुक पे लिखोगे। बाद में मैं इनको चेक करूँगी कि आप लोगों ने ये किया है नहीं किया। ये लेक्चर के नीचे ही आप बनाएंगे, जब ये भी आज का लेक्चर एंड होगा उसके नीचे ही आप डिफ्रेंशिएट बिटवीन का हेडिंग देंगे एंड देन इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले टॉपिक्स को पढ़ेंगे, फिर आप उनमें से खुद डिफरेंसेस ढूंढेंगे कि डिफरेंसेस क्या है इनमें, इन डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया एनीमिया को। क्योंकि एनीमिया की तो डेफिनेशन हमने यही पढ़ी है ना कि हम एनीमिया के अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ आरबीसीज कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है नॉर्मल से, हमने ये डेफिनेशन पढ़ी। लेकिन फिर उसे फर्दर टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू मार्फोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर काजेज़ की वजह से, किस वजह से एनीमिया हो रहा है, या उसकी रेड ब्लड सेल्स की शेप के अंदर कोई फ़र्क आ रहा है, उसकी वजह से एनीमिया हो रहा है। तो उसे फिर आगे डिफरेंट उसमें एप्लास्टिक, सिकल सेल एनीमिया, पर्नीशियस मैक्रोब्लास्टिक, आयरन डेफिशिएंसी या पर्नीशियस एनीमिया में जो मैंने डिफ्रेंशिएट करने को कहा है, आप भी इसी बेसिस पे से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप अच्छे से इसे रीड करोगे, रीड करने के बाद इन तमाम चीज़ों को आप लिखोगे नोटबुक के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। आप जब इसे राइट करेंगे एंड रीड करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जो असाइनमेंट मैंने दी है वो आप राइट डाउन कर लीजिएगा। अपने वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।